वेलकम बैक। सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब हम आपको बताएंगे कुछ टॉप स्टोरीज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के रास्ते पर गामजन। सूबे में जून 2021 तक डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। कारोबार के लिए रकूम की अदायगी का निज़ाम मज़ीद आसान होगा। PIA की मुलाजमों की छांटी की जानिब बड़ा कदम। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। मुलाजमीन 22 दिसंबर तक मुलाजमत से अलहदगी की दरख्वास्त दे सकते हैं। स्कीम से 58 साल से कम उम्र के मुस्तकिल मुलाजिम फ़ायदा उठाने के अहल होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल सूबे में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए फ्रंट फुट पर आ गए। शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, वसीम अकरम और इंज़मामुल हक से ताउन की अपील कर दी। कहते हैं PSL मैचेस की मेज़बानी का मौका मिला तो आलमी मयार की सहूलियात देंगे। और माजी के मज़ाहिया अदाकार निराला को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। 100 से ज़ायद पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान की पहली उर्दू प्लैटिनम जुबली फिल्म अरमान में बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के निगार अवार्ड के हकदार करार पाए। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जब भी हम बात करते हैं हमें कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव, कुछ ऐसा एक चीज़ मिलती है कि जो डिस्कस करना भी चाहिए और हमें बड़ी खुशी होती है डिस्कस करते हुए। आज जो हम आपके साथ खबर शेयर करने वाले हैं KP गवर्नमेंट को लेकर, वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में है जो जून 2021 तक मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश साहब की हिदायत पर महकमा साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। ज़ियाउल्लाह बंगश का कहना है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल पाकिस्तान विजन के मुताबिक डिजिटलाइजेशन की तरफ तेज़ी से गामजन है। सूबे में टेक्नोलॉजी सेक्टर को तेज़ी से फ़रोग दे रही हैं। और उन्होंने नए निज़ाम के हवाले से कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कारोबार के लिए रकूम की अदायगी का निज़ाम डिजिटलाइज और मज़ीद आसान करेंगे, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है ये कर चुकी है और हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़रूरत थी भी और है भी, लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है मुझ समेत बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश से। गुड मॉर्निंग ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, और शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आम डिजिटल बैंकिंग से नहीं मिलते? क्या क्या चीज़ है ये, इसके बारे में थोड़ा हमें बता सकेंगे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये शेयर करूंगा कि जैसे हमने पहले ये कहा था कि दुनिया में जो डिजिटल पेमेंट्स का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक वहाँ पे राइज है, पाकिस्तान में भी राइज है। और कोविड का जो पहली लहर आई तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस की गई वो यही थी कि आप घर बैठे आपको आपकी जितनी भी ज़रूरियात की जो चीज़ें थी, आपने स्टोर्स या आपकी यूटिलिटी बिल्स, सारी चीज़ें ये आपको घर बैठे ही करनी थी। तो उस पर पहले फेज़ में हमने ये किया कि हमने एक पायलट फेज़ हमने किया और वो हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उसकी ई चालान जो इनका सिस्टम था वो पहले हमने डिजिटलाइज किया। और वो टेस्ट फेज़ था हमारा कि जी हम चेक करते हैं कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर कितना मौसर होता है। तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और उसके बाद फिर उसको उसी सिस्टम को हम आगे लेकर आए और BRT में उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। आपके जितने भी सिस्टम थे BRT में आप वो सारी डिजिटलाइज हैं। इसके बाद जब हमने देखा कि प्रोसेस हमारा ये कामयाबी की जानिब चल पड़ा है और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब को ये सारी प्रेजेंटेशन दी कि जो पायलट फेज़ था वो हमारा कामयाब हो गया है। अब उसको हम पूरे सूबे के लेवल पर इसको हम फैलाना चाह रहे हैं और पूरे सूबे के जो पेमेंट सिस्टम है वो सबको हम पेमेंट पर हम लाना चाह रहे हैं। पेमेंट या डिजिटल पेमेंट जिसे कहते हैं, तो उस पर लाना चाह रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब ने उसकी हमें अप्रूवल दी और उसके बाद अब यह है कि हमने जून 2021 तक जितने भी हमारे पेमेंट मोड हैं, वो चाहे सरकारी हैं, वो चाहे आपके प्राइवेट बिजनेसेस हैं, आपके जितने भी आपके सिस्टम हैं। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह
के सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हुकूमती उस पूरे एक सिस्टम में, एक सुपर ऐप जिसे आप कह सकते हैं, उसको हम उस पर लेकर आ रहे हैं। इसमें ये होगा कि एक तो जैसे अभी बैक एंड पे मैं आपको ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स हम बना रहे हैं और उसकी बैक एंड पे जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको ऑलमोस्ट हमने डिजिटलाइज कर दिया है। और अभी लास्ट हमारे 10 डिपार्टमेंट्स जो है उसको भी, जो सरकारी हमारे इदारे हैं उसको भी हम कन्वर्ट हमने कर दिया है और जनवरी तक वो भी इन प्लेस हो जाएगा हमारे। जी बंगे साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर और केपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की जो टेक फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए इसको आसान किस तरह बनाया जाएगा कि उनको समझ आ सके, और दूसरा इसको महफूज कितना बना दिया जाएगा कि ये हैक ना हो सके, क्योंकि पैसों का मामला होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि मसाइल काफ़ी आ जाते हैं। उसके लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे KPIT बोर्ड में हमारा अपना साइबर सिक्योरिटी एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है और उसको हमने ये जिम्मेदारी दी हुई है कि जितने भी हमारे सरकारी जो पहले ये था कि हर वक्त हमारे सरकारी जो वेबसाइट से उस पर हमले हो रहे थे, तो उसको पहले फेज़ में हमने उसको महफूज बना दिया है। हमारा जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उससे महफूज कर दिया है। अभी इस डिजिटल पेमेंट को जो हम लेकर आ रहे हैं तो वो भी हमने लिंक किया हुआ है अपने साइबर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें। कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी हमारा जो डिजिटल मामला चल रहे हैं उसमें किसी किस्म की भी कोई इस तरह खदशा ना हो कि कोई इसको हैक कर ले, कोई बैंकिंग सिस्टम को हमारा इस तरीके से हैक कर ले। तो पूरा एक बैकएंड पे हम पूरा एक सिस्टम लेकर आए हुए हैं। तो कोशिश यही है कि हमारे सूबे में इसको पहले हम लेकर आएँ और उसको फिर कन्वर्ट उसको फैला दें हम पूरे पाकिस्तान के लिए। जो इमरान खान का जो डिजिटल पाकिस्तान का विजन है, तो डिजिटल KP पे ऑलमोस्ट हम इसको तकरीबन 60 से 70% तक हम इसको लेकर आ चुके हैं और अभी का जो फेज़ अभी हम इसको लेकर जा रहे हैं तो ये फैल जाएगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और जून 2021 तक हमने टाइम दिया हुआ है और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को भी आगाह कर दिया गया है। तमाम जितने हमारे प्राइवेट, बंगे साहब ये फरमा दीजिएगा कि फ्रीलांसर जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में पेमेंट मेथड्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर जो उनके पास रकम आ रही होती है, जो चीज़ वो कमा रहे होते हैं, वो कहीं पर रिकॉर्ड भी नहीं हो रही होती, तो फिर वो टैक्स नेट में भी नहीं आ रहे होते। क्या ये पेमेंट मेथड्स जो हैं ये उनके लिए भी कुछ आसानी करेंगे कि उनको भी रिकॉर्ड में लाया जा सके, शामिल किया जा सके टैक्स के अंदर? जी बिल्कुल। इस पे चूंकि ये इस पर बहुत ज़्यादा हमने कोशिश भी की है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम इस पे लगे हुए थे। पेपाल का जो एक बहुत बड़ा एक जो प्राइवेट सेटअप है, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर, जाहिर बात है कि फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा हमारे इश्यूज थे और काफ़ी हद तक इसको हम सॉल्व कर भी चुके हैं और हुकूमती सतह पर हमने पेपाल को भी और दूसरे ऐसे जो पेमेंट मोड हैं जिस पे हमारे फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। KP पे हमने ये किया कि हमने 25 से 30 लाख जो पेमेंट मोड थे जो इजीली बैंकिंग सिस्टम में बाहर से आ रहे थे, हमने ये आसानी अपने KP में ये कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पे टैक्स 15% से कम करके हम 2% तक अपने जितनी भी IT इंडस्ट्री है उस पे हमने 2% हम टैक्स लेकर आ गए। मतलब 15% से हम टैक्स कम करके 2% पे लेकर आ गए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी IT इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करें और इसमें ज़्यादातर रोल जो हमारा है वो हमारे फ्रीलांसर्स का है। और फ्रीलांसर्स के लिए सिर्फ पेमेंट के लिए बाकी बल्कि फ्रीलांसर्स की उनकी जदीद ट्रेनिंग के लिए भी हमने पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। हम फ्रीलांसर्स को ट्रेन कर रहे हैं, फिर बहुत सारे इदारों के साथ मिल के फ्रीलांसर्स के लिए उनकी इक्विपमेंट उनको इक्विप कर रहे हैं, नई जदीद टेक्नोलॉजीज उनके इक्विप, क्योंकि ये हमारे फ्रीलांसर जो है ये हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनके जितने ज़्यादातर इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बाहर से वो लेकर आ रहे होते हैं, तो सारा पैसा उनका बाहर से आ रहा होता है और हमारी इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस पर हमने बड़ी वर्किंग की और फेडरल IT मिनिस्ट्री के साथ और सबको इत्मीनान में लेके हमने यही कहा कि जी अगर पेपाल यहाँ पे आप उसको अलाउड कर देते हैं, मतलब इसके साथ पेपाल आ जाते हैं, ठीक है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है और साथ साथ दूसरी कंपनीज को भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि अगर पेपाल यहाँ पर अपने सर्विसेज नहीं दे सकते तो दूसरी जो कंपनीज हैं कम से कम वो ठीक है, इक़दामात इस हवाले से उठाए जा रहे हैं। मुशीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगे साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
वो कहते हैं ना, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। सो हमें अब कैचअप करना है उन तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ जहां दुनिया अब पहुंच चुकी है। और अब कुछ बात करेंगे कौमी एयरलाइन की, जहां मुलाजमीन की तादाद कम करने के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। अच्छा, मुलाजमीन को इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया और PIA इंतज़ामिया के मुताबिक स्कीम से PIA के 58 साल से कम उम्र के जो मुस्तकिल मुलाजमीन है वो फ़ायदा उठाने के अहल होंगे। और मुलाजमीन जो है VSS से फ़ायदा उठाने के लिए 22 दिसंबर 2020 तक दरख्वास्त दे सकते हैं। मुलाजमीन को VSS स्कीम में वाजिबात का तखमीना जो है 30 नवंबर 2020 को ली जाने वाली तनख्वाह से लगाया जाएगा। और PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सफदर अंजुम ने इल्ज़ाम लगाया है कि PIA इंतज़ामिया मुलाजमीन को मामूली बातों पर सख्त तरीन सज़ाएँ और बैरून शहर तबादलों के ज़रिए डरा धमका रही है ताकि वो खौफजदा होकर खुद ही मुलाजमत छोड़ दें। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ हैं जनरल मैनेजर PIA अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये रज़ाकाराना तौर पे अलहदगी के लिए भारी रकूम मिलने की ऑफ़र की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है, लेकिन मुलाजमीन इंतज़ामिया से फिर भी नाखुश क्यों हैं? नहीं, इंतज़ामिया से नाखुश तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, टफ डिसीजंस ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन है उस पर लेने नागुज़ीर हैं। PIA, अब जैसे आप सारे जानते हैं, पिछले कुछ 10-15 साल से कोई इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही थी कि हर चीज़ बेहतरीन जाती हो। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि PIA के बड़े सुवेयर किस्म के फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस की वजह से PIA बेयरली सर्वाइव कर रही थी। इट्स ओनली रिसेंटली कि आपकी परफॉर्मेंस के नंबर्स थोड़े से बेहतर होने शुरू हुए और उसके बाद जिस तरह हम लोगों की तनख्वाहें थोड़ी सी रेगुलर होगी, अदरवाइज तो सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर थी। दूसरी बात जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि ओवर द ईयर्स, और ये आप लोग खुद रिपोर्ट करते नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगा ना पहली दफा इस पर सरप्राइज हूँ। ओवर द ईयर्स PIA के अंदर अकाउंटेबिलिटी बहुत कमजोर हुई हुई, इसीलिए आपको बहुत सारे केसेस नजर आते थे, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें नजर आती थी जिसको आप और आपकी तरह के दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो बड़ा कवर भी करती थी। PIA के अंदर अकाउंटेबिलिटी अब थोड़ी सी क्रिएट होनी शुरू हुई है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्रिएट होनी शुरू हुई है। जो चीज किसी ना किसी चीज के अंदर है, इन्वॉल्व है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, रिगार्डलेस उसकी एसोसिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है या वो बगैर उसकी पर। इसीलिए जिस तरह आप कोट करते हैं कि बहुत सारी इस तरह के लोग जो कि खुद, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले नाम दिया था, जो खुद PIA के अंदर आतिश ज़दगी के अंदर, बाय द वे आपको सुन के हैरत होगी, इन्वॉल्व थे और अब उन्होंने एक बयान दिया जो कि आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया। ऐसे लोगों के लिए खतरा है, लेकिन जो लोग सही काम करते हैं, जो लोग सर झुका के काम करते हैं, जो लोग परफॉर्मर हैं, वो तो बहुत खुश हैं। अगर आप PIA के अंदर आके एक सर्वे कंडक्ट कराएं, और ये नहीं है कि मैं बैठ के इस टाइम पे कह रहा हूँ, अगर वो आप आके कंडक्ट कराएं तो आपको खुद पता लगेगा कि सिचुएशन बहुत बेहतर है, तनख्वाहें नॉर्मल टाइम से आ रही हैं और बाकी सिचुएशन। हाँ साहब, ये फरमा दीजिएगा यहाँ पर, ये जो रज़ाकाराना स्कीम है इसके तहत कुछ अहम लोग होते हैं जो एक इदारे की ज़रूरत होते हैं, अगर उन्होंने इससे फ़ायदा उठा लिया, उन्होंने खैर बात कहने का फ़ैसला कर लिया, तो फिर PIA क्या करेगा? या इंतज़ामिया ने उन लोगों को पहले ही रोक लिया कि आप लोगों ने फ़ायदा नहीं इससे उठाना? देखिए, ये जब हम VSS प्लान कर रहे थे तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इससे पहले स्टडी की, क्योंकि हम उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते थे। उसमें एक बहुत पाकिस्तान का बड़ा बैंक भी है, एक और सरकारी कंपनी थी जो कराची में जो प्राइवेटाइज हुई, हमने उसको भी देखा कि किस तरीके से वो सारी उन लोगों ने स्कीम को सक्सेसफुली लॉन्च किया। ब्रेन ड्रेन होना VSS के अंदर, ये गोल्डन हैंडशेक के अंदर एक बहुत अहम पॉसिबिलिटी होती है और उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। इसलिए हमने किया ये है कि जो भी VSS अप्लाई करेगा उसकी जो फाइनल अप्रूवल है दैट रेस्ट विद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PIA। सो अच्छे लोगों को इंशाल्लाह हम रिटेन करेंगे और हम उनको नहीं जानेंगे। बिल्कुल सही। इससे फ़ायदा कितना होगा? क्योंकि जो लोग बात करते हैं ना वर्कर्स राइट्स की, और जैसे आपने भी कहा कि जिन साहब का हमने स्टेटमेंट चलाया है कि वो आतिश ज़दगी के वाक़े में इन्वॉल्व है, उनका भी ये कहना है ना कि ज़बरदस्ती नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। फ़ायदा क्या होगा? क्या और कोई ज़रिया नहीं था जिसके ज़रिए से रिसोर्सेज मैनेज किए जा सकते, लोगों की मुलाजमतें जो हैं वो ख़त्म किए बगैर? और भी तो कुछ हो सकता था। इससे कितना आप फ़ायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि VSS का जो टोटल पर्पस होता है वो यही होता है कि आप रज़ाकाराना तौर के ऊपर लोगों को इंसेंटिव दें
कि वो ऑर्गेनाइजेशन से अलहदी इख्तियार करें, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं। अभी भी एक प्लान आया है, 14 दिन की उसकी एक्सेप्टेंस की है, जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में बताया था। वो जो एक्सेप्ट खुद से करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती या उसको फोर्स नहीं किया जा रहा कि इन एनी केस वो उससे ज़बरदस्ती इस्तिफादा हासिल करे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी अब आगे कितना होगा या इसका फ़ायदा ओवरऑल कितना होगा, देखें ये बात आपको भी पता है कि PI एक ओवरस्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन थी या टू सम एक्सटेंट है, और यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। इसका ताल्लुक इस बात के साथ नहीं है कि जी आपके ओवरऑल खर्चों में उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, उसका ओवरऑल ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने कल्चर के साथ भी है कि जब एक कुर्सी पे बैठने के लिए 3 लोग हों तो वो तीनों काम नहीं करते। इस हिसाब से आइडिया ये है कि जी आप जो नेसेसरी लोग हैं या जितनी नेसेसरी स्ट्रेंथ आपको चाहिए आप उतने लोगों को रिटेन करें। अच्छा, आप अगर 2500 का जो टारगेट PI ने सेट किया है VSS के थ्रू उसको अचीव करने का, अगर वो हम कर लेते हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि हमें कुछ सालाना 4.5 अरब रुपए की बचत होगी। और यही चीज़ हमने हुकूमत से मांगी थी कि जी हमें 12.69 बिलियन इसके लिए चाहिए होगा इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। तो हमने उनसे जो पे बैक या उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला है वो हमने 2.5 से 3 साल निकाले कि जो उसकी खर्चा है वो 2.5 से 3 साल में वो कॉस्ट पूरी हो जाएगी, जो कि शायद पहले साल में आपको ना इफेक्ट करे, लेकिन आप दूसरे या तीसरे सालों के अंदर अगर आप देखें तो वो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट में से एक बड़ा कंपोनेंट है जो कि आपको कम होगा और जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव। बिल्कुल से अब्दुल्ला खान साहब, एक टाइम था जब PI का जो स्लोगन है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, हाँ, ये बाकी इस तरह से लोग लेते थे इसको। डू यू थिंक कि ये सिर्फ ये एक मेयर कर लेने से वो गोल्डन टाइम जो है वापस आएगा PIA का? मजीद भी तो बहुत सारे ओवरहेड्स की हम बात कर सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें और मराहत जो है बहुत सारे लोगों को हासिल होती हैं। क्या वहाँ पर भी कुछ गौर किया जा रहा है कि उन ओवरहेड्स को भी कम किया जाए जहाँ बहुत सारे लोगों को ये इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो उस तरफ भी कुछ इस्लाहात लाने का सोचा जा रहा है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद या उसका आपको शायद खुशी हो या ताज्जुब हो थोड़ा सा सुन के कि उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन थी बाकमाल लोग लाजवाब परवाज फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ठीक है, एक PI की एक लेगेसी है, PI की एक हिस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा ताबनाक है। हम शायद अब ये समझते हैं कि हमें PI को 60 की दहाई में वापस नहीं लेके जाना, हमने PI को इस मकाम के ऊपर लेके आना है कि वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन के साथ कम्पीट कर सके। अगर पहले PI दुनिया की टॉप 5 एयरलाइन कंसिडर होती थी तो हमें वही मेहनत दोबारा से करनी है। उस पर ऑब्वियसली अभी सफ़र लंबा है, अभी बहुत वक्त लगेगा हमें उन तमाम चीज़ों को करने के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने कदम उठाने शुरू कर दिए उस डायरेक्शन के ऊपर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है कि आपको हर साल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ ना देखना पड़े कि जी वो आपको किसी किस्म का बेल आउट दे या सॉवरेन गारंटी के अगेंस्ट आपको कर्जा दे जिससे आप अपने खर्चे चला सकें। वो सेल्फ रिलायंट आपको होने की, खुद इंसारी आपके अंदर लाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। अब जो आपने दूसरी उसके ऊपर बात की कि जी खर्चों की बात, देखें अगर आप 2019 और अब सितंबर 2020 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर आप उठाएं तो आप उसमें देखेंगे कि PI ने ऑपरेशनल कॉस्ट की मद में, ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं भाई, उसके अंदर 75% तक बचत की है, जिसका मतलब ये है कि जब कैंची चलना शुरू हुई तो वो सबसे पहले टॉप से चली। और जो गैर जरूरी लोग थे, आपको ये अगेन मैं एक बात बताता हूँ कि जब इस पूरे सफर का आगाज किया तो सबसे पहले जो नरगे के अंदर आए वो PI की टॉप टीयर के मैनेजमेंट के लोग, ठीक जो है वो नीचे वालों के साथ तो होता ही है कि क्योंकि उनकी सैलरीज भी कम होती हैं, आप उन पे वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप ये रज़ाकाराना स्कीम लेके आते हैं कि जी वो बाइज्जत तरीके से अलहदगी हासिल कर सकें। लेकिन अदर देन दैट जो खर्चे हैं वो भी कम हुए हैं हर टीयर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, खर्चे कम हुए। अब्दुल्ला खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं तो उससे रिजल्ट लेने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो रिजल्ट वो टारगेट हम अचीव भी कर पाएंगे। बिल्कुल, कल एक बहुत मज़े का मैं देख रही थी, मतलब मीम कह लें उसे आप या एक फ़नी टॉक, उसमें उन्होंने कहा कि जहाज़ में बैठने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ये कि ये उड़ जाएगा, ये हवा में रहेगा और ये वहीं पे उतरेगा जहाँ पे इसने उतरना है। सो ये 3 चीज़ें जो हैं ये इंश्योर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं बाद में। सो क्रेडिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट एयरलाइन। अच्छा, एक ख्वाब तो ये होता है ना कुछ लोगों का जी कि हमने जहाज़ का सफ़र करना है, और कुछ लोगों का होता है कि यार मैं कभी जहाज़ उड़ा भी सकूँगा कि नहीं उड़ा सकूँगा। हाँ, मैंने उड़ाया। वेरी गुड। कहाँ पे?
अच्छा। जॉय राइड थी वहाँ पर। अच्छा, लेकिन मैंने लाहौर शहर के ऊपर उड़ाया क्योंकि एक ड्रामा था, तारिक अजीज़ साहब जिसके प्रोड्यूसर थे, मरहूम तारिक अजीज़ साहब, हमारे बहुत फेमस जो कॉम्पेयर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर थे और उनका वो प्ले था और मुझे उसमें एक जहाज़ उड़ाना था। मैंने लाहौर शहर के ऊपर सेसना जो है वो उड़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग। मैंने मुशाक जो है वो उड़ाया था वहाँ पर। खैर अब पायलट आप भी बन सकते हैं, बहुत आसान हो गया ये। अगर आप जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो कराची फ़ौरन से पहुँच जाए, अभी टिकटें कटाएं, सारे उधर पहुँच जाएं और सिर्फ 1 घंटे में खुद जहाज़ उड़ा सकते हैं आप। ये कोई मतलब वो एक फर्जी राइड होगी या ये एक्चुअल राइड होगी? फर्जी राइड मतलब क्या, कैसी मतलब? जैसे वो बहुत सारी वो आपको वो एक देते हैं ना, एक फील देते हैं उस तरह, क्योंकि अब तो इतनी गेम्स आ गई हैं ना कि वो उड़ाते हुए भी आपको ऐसा ही लगता है आप जहाज वाकई उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों ने वो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, पहने होते हैं और लोग ऐसे हो रहे होते हैं, वो आप उनको देखें तो देख कैसी आ रही होती है, कई वीडियोस भी सामने आती हैं। बिल्कुल, लेकिन इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और अगर आपको भी शौक है उड़ने का तो आप ये शौक पूरा कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको दिखाया। हवाओं में ज़रूर उड़िए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टे विद अस।